में परमाणु संरचना के बारे में किसने बताया? मैरिस से करा देंगे। दूसरी बात आती है कि परमाणु संरचना के बारे में कई बार हम ये सीखते हैं कि भाई परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन। पर आपको इतना याद रखना है कि परमाणु के बारे में सबसे पहले इतिहास में बताया था ईसा से लगभग 800 वर्ष पूर्व मैरिस कणाद ने। और मैरिस कणाद के बाद जॉन डाल्टन से अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि प्रथम परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। दूसरा क्वेश्चन जो आपको जॉन डाल्टन से संबंधित पूछेगा वो ये पूछेगा कि जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने किसको भी डिस्कवर किया था? अणु को। और इसके अंदर आपको एक छोटी सी बात ये याद रखनी है कि अणु जो था वो जॉन डाल्टन के अनुसार क्या है? यौगिक परमाणु। फिर इसके बाद अगले जो साइंटिस्ट आते हैं किसके बाद में? जॉन डाल्टन के बाद में। परमाणु संरचना से संबंधित वो कौन से हैं? जे थॉमसन। और जे थॉमसन कब आए थे भाई? 1900। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जे थॉमसन के बारे में ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी, पर वो आगे की बातें हैं। यहाँ केवल इतना क्वेश्चन याद कीजिए कि सर्वप्रथम परमाणु में आवेश की वितरण की व्याख्या किसने की? जे थॉमसन। दूसरी बात याद रखिए कि जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कौन से एक्सपेरिमेंट की सहायता से ये समझाया कि परमाणु के अंदर दो आवेश होते हैं, एक तो धनायन होता है और दूसरा क्या होता है? तो ये बात किससे पता चलती है हमें? प्लम पुडिंग मॉडल। और प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर जे थॉमसन ने हमें ये समझाया कि जैसे तरबूज के अंदर उसका रेड वाला पार्ट होता है वैसे ही परमाणु में क्या होता है? धनावेश। और जैसे तरबूज में बीज होते हैं वैसे परमाणु के अंदर क्या होता है? ऋणावेश होता है। आगे बात सुनिए। अब ये जे थॉमसन जो है इनके बाद अगले जो आते हैं साइंटिस्ट वो कौन से आते हैं? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड कब आए थे? 1911। रदरफोर्ड से संबंधित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया? रदरफोर्ड ने। किसने किया था भाई? रदरफोर्ड ने। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और कौन से प्रयोग के द्वारा की? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा। आगे एक छोटी सी बात याद रखिए, जब रदरफोर्ड से पूछा गया, इन्होंने बताया कि भाई नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटॉन और अगला क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इनसे जब पूछा गया कि भाई आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन इसके अगर चारों ओर चक्कर लगाता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसका राउंड आएगा, जैसे जैसे इसका चक्रण पूरा होगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इस हिसाब से परमाणु जो है वो अनस्टेबल हो गया, मतलब स्थायी नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई पहली बार जिस चीज के अंदर एनर्जी होगी वो 6 किलोमीटर का चक्कर लगाएगी, दूसरी बार 4 किलोमीटर का, एक पॉइंट के ऊपर आके उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आपसे एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी क्या रही? ये नाभिक के स्थायित्व की या परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। अगली बात सुनिए, अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगले जो साइंटिस्ट आते हैं कौन से आते हैं? अभी तक हमें ये नहीं समझ में आया था रदरफोर्ड जब तक आए थे कि परमाणु के अंदर कक्षा भी होती है नहीं होती। कक्षाओं की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने। और नील्स बोर ने कक्षाओं के बारे में कब बताया था? 1900। लेबसिस्टेन के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कम ऊर्जा कौन सी कक्षा की होती है? के कक्षा की। और सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन से की होती है? आपसे एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कक्षाओं की ऊर्जा का आरोही या अवरोही क्रम क्या होगा? तो आरोही अगर आता है तो सबसे पहले कम को लिखना है, और अवरोही अगर आता है तो सबसे पहले ज्यादा को लिखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप और याद रखिए कि नील्स बोहर के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है? 2n²। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि L कक्षा के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अगली बात याद रखिए कि इसके बाद अगले जो साइंटिस्ट आते हैं कौन से आते हैं? सोमरफेल्ड आते हैं। और सोमरफेल्ड कब आए थे? 1900। अभी तक नील्स बोर तक हमें यह समझ में आ गया था कि परमाणु के अंदर 4 कक्षाएं होती हैं। समझ में आ गया? अब कक्षाएं जो होती हैं उनमें क्या होते हैं? उपकक्षा। और उपकक्षा के अंदर क्या होते हैं? सीधा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पी जो कोष होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं। और क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि डी जो उपकक्षा होती है, उपकोष होता है, भाई कक्षा जो है उसको हम कोष बोलेंगे, उसको ऊर्जा स्तर बोलेंगे, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? उपवर्ण लगा देंगे। मतलब उसका एक छोटा सा भाग है। पहली बार किसी चीज को हमने डिवाइड किया तो पार्ट में डिवाइड हो गई, दूसरी बार हमने डिवाइड किया तो उसका क्या बन गया? सब पार्ट बन गया, उपभाग बन गया। तो याद रखिए कि उपकक्षाएं होती हैं 4। और कक्षा कितने होते हैं इनके अंदर? एस के अंदर 1 होता है, पी के अंदर 3 होता है, डी के अंदर 5, और एफ के अंदर कितने होते हैं? अब एक छोटी सी बात समझिए, ये स्ट्रक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो अभी तक हमने साइंटिस्ट पढ़े हैं उनके अनुसार हमें पता चला कि रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की नाभिक की। नाभिक में प्रोटॉन होता है अगला। अब इसके पास पहली कक्षा होती है KLMN, सबसे कम ऊर्जा के की, सबसे ज्यादा। ये क्या है? नील्स बोर के अनुसार कक्षाएं हैं। फिर इसके बाद सोमरफेल्ड के अनुसार हमें पता चलता है पहली कक्षा में कौन सा कोष होता है, दूसरे में S और P।
तीसरे में sp_d, 4 नंबर में sp_d। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हमने किया है आगे कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आप याद रखिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एक बात हमें आपको याद रखनी है, पीरियोडिक टेबल आगे हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आता है आज जो वर्तमान में पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, 118। समझ पाए भाई? खड़ी जो लाइनें होती है पीरियोडिक टेबल में उनको हम वर्ग कहते हैं। वर्ग की संख्या कितनी है, 18, और आवर्त की संख्या कितनी है। पिछली जो आपके एनसीईआरटी थी उसमें आवर्त नंबर 7 जो था वो खाली था। अब की जो नई एनसीईआरटी की अपडेट आएगी, अब जो गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे पीरियोडिक टेबल की इमेज को, तो उसमें 7वें आवर्त को भी क्या कर दिया है, भर दिया। पहले क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता था कि आवर्त सारणी में नया खोजा गया तत्व जो है वो कौन से आवर्त में रखा गया जाएगा। तो आप याद रखिए कौन से में, पर आजकल वो क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि वो क्या हो गया, कंप्लीट। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप याद रखिए कि जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना होगा, समझ में आ गया, उसके अंदर हमें इतने ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं जितना उसका क्या है, परमाणु। समझ में आ गया। तो यहां से हमने भर दिया कि भाई सबसे पहले K कक्षा के अंदर, अगला L के अंदर, अगला M के अंदर और अगला N के अंदर। पर एक छोटी सी बात याद रखिए कि उपकोष जो है इनमें सेम नहीं भरे जाएंगे। भाई ये जो चीज हमने लिखी है ना ये सेम नहीं होगी। क्या नहीं होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। इससे पहले हमारे पास क्या आएगा, जैसे लिखा हुआ है 4s, और 4s के बाद में क्या आएगा, क्यों आया, क्योंकि हमने नीचे एक छोटी सी बात सीखी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के 3 नियम है, और इन 3 नियमों में पहला कौन सा आता है, हाव भाव का नियम। ये 2 और समझेंगे हम, अभी समझेंगे। तो पहला जो नियम है वो हमें ये बताता है कि टोटल जो क्वांटम संख्याएं होती है वो कितनी होती है, और किसी भी उपकोष में उतने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। पर भरेंगे कैसे, जिसके लिए n+l का मान क्या होगा हमारे पास, कम होगा। जिसके लिए n+l का मान क्या होगा भाई, कम होगा। इसमें टोटल कितने क्वांटम संख्याएं हैं, 4। पहली जो क्वांटम संख्या है वो कौन सी है, n। इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है, कक्षा, कोष या ऊर्जा के बारे में। ये हमें ये समझाता है कि जो कोष के आगे जितना नंबर लिखा हुआ है वही उसकी क्या है, कक्षा की संख्या है। जैसे 4p में 4 और p क्या है, 4 का मतलब है ये 4 नंबर जो कक्षा है उसका कौन सा उपकोष है, p। अगली बात सुनिए, दूसरी जो क्वांटम संख्या आती है कौन सी आती है भाई, कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है जिससे क्वांटम संख्या को नहीं लिखा जाता है। तो आपको पहली बात तो यही याद रखनी है कि क्वांटम संख्याओं के सिंबल कौन कौन से होते हैं, N, L, M, और अगला कौन सा होता है, S। अब सुनिए, L जो है उसको हम कहते हैं द्विगंशीय क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहा जाता है इसे। और ये हमें किसकी एनर्जी के बारे में बताता है, उपकोष या उपकक्षा के बारे में। समझ में आ गया। अब यहाँ इनके नंबर कितने होते हैं, S के लिए 0 होता है, P के लिए कितना होता है 1, D के लिए कितना होता है 2, H के लिए 3 होता है। अगली बात सुनिए, अगला जो आता है क्या आता है, चुंबकीय क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम नंबर का मान L से होता है। जैसे कि यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिखा है, 3p के लिए N, L, M का मान क्या होगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए N का मान कितना है, L का मान कितना है। अब M का मान समझना हमें, तो M का मान कितना होगा, माइनस से प्लस तक होगा। ठीक है भाई। अब अगली बात